आज हम देखेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो हमारे आसपास कई दार्शनिक हुए, भारतीय दार्शनिक, जैसे कि महर्षि कणाद, पकुधा कात्यायान, उसके बाद डेमोक्रेटिक्स, फिर लियोसिपस। इन सब ने सुझाव दिया कि जो द्रव है उसको हम बहुत छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब वो कण और विभाजित होना बंद कर देते हैं। तो इन अविभाज्य कणों को उन्होंने नाम दिया जिसे कहते हैं हम परमाणु। ठीक है, इन परमाणुओं को क्या बोला है? ये जो अविभाज्य कण हैं वही क्या है? हमारे परमाणु हैं। फिर आए हमारे वैज्ञानिक एंटोनी एन लेविश्कर, जिन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम स्थापित करे। रासायनिक संयोजन मीन्स ये जो हमारे परमाणु हैं जिनको और हम विभाज्य नहीं कर सकते हैं, ये परमाणु आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इनमें रासायनिक संयोजन किस प्रकार से होगा, इसे समझाने के लिए 2 नियम यहाँ हमें बताए गए थे। पहला नियम जो है वो है हमारा कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण। कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि हमें क्या करना है, किसका संरक्षण लिखा है यहाँ? द्रव्यमान का। ठीक है, तो जब भी 2 परमाणु मिलकर एक यौगिक बनाएंगे तो जो रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन जो कंप्लीट होगा, उसके बाद उनका जो द्रव्यमान है वो एक जैसा ही रहेगा। तो देख सकते हैं हम कि जो द्रव्यमान है इसका ना सृजन होता है ना ही विनाश होता है। दूसरा जो उन्होंने दिया नियम, उसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या बोला? नाम दे रहा है स्थिर अनुपात। मीन्स जब भी कोई 2 परमाणु मिले और क्या बनाया? यौगिक बनाया, तो उनके अंदर जो परमाणु हैं उनका अनुपात मीन्स कौन सा कितना परमाणु लगेगा, वो जो अनुपात होता है उनका वो हमेशा क्या होगा? एक जैसा होगा। उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे, फिर वो किसी भी स्थान से प्राप्त क्यों न किया हो। जैसे कि हम देखें, अगर जल का निर्माण करना है, किसका निर्माण करना है? जल का, तो हमें क्या लगता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमेशा किस प्रकार से होता है कि हमें कितने हाइड्रोजन लगते हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ही क्या बनाती है? हमारा H2O बनाती है। तो हर एक कंडीशन में कहीं से भी हो, इस प्रकार से ही वो मिलेंगे, तब हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? वाटर कहेंगे या जल कहा जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी यौगिक में तत्व सदैव ही एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही रहते हैं। अब इन सिद्धांतों के बाद हमारे अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था? डाल्टन। क्या नाम था उनका? डाल्टन। वो डाल्टन आए और उन्होंने परमाणु के बारे में, ये सूक्ष्म कण जो कि अविभाज्य, जिनको हम परमाणु कह रहे हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें कही। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा कि जितने भी द्रव्य हैं वो किससे मिलके बने हैं? परमाणु से मिलके बने हैं और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो परमाणु हैं वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं। अब ये ना ही बनाए जा सकते हैं, ना ही ख़त्म हो सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान जो है और रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के हर एक कण का द्रव्यमान और हर एक कण का गुणधर्म एक जैसा होगा। फिर उन्होंने कहा चौथे स्थान पर कि भिन्न भिन्न तत्व जो होते हैं जिनसे परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म हैं वो अलग अलग होंगे। मीन्स एक जैसे परमाणुओं के सेम होंगे और अलग अलग के अलग अलग होंगे। जैसे सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक जैसा होगा, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो इन दोनों के गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अब दूसरा ये कहा कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो उनकी एक संख्या जो है, अनुपात की संख्या है, वो एक छोटी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है,
अगला 6 नंबर पे उन्होंने कहा कि जो यौगिक है वो निश्चित होते हैं और निश्चित संख्या में ही मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। अब अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है परमाणु के बारे में, वो है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं या कितने छोटे होते हैं, इसका बारे में हमें किस प्रकार हम उनको नापें, इस बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो परमाणु तो बहुत छोटे हैं, तो हमें पता ही है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर उनको नापने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो जो भी हमारे परमाणु हैं उनको हम किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। इसका शॉर्ट फॉर्म है NM। तो परमाणुओं को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं नैनोमीटर का, जो मीटर से भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये है उसकी क्या SI यूनिट, मापन कैसे करें वैसे। अब क्या हुआ कि अलग अलग परमाणु खोजे गए, तो पहले कुछ वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रतीक दिए थे। जैसे हाइड्रोजन के लिए गोले के अंदर एक डॉट बनाया गया, कार्बन के लिए सिंगल गोला बनाया गया। ठीक है, और उसको हल्का डैश मतलब कलर भरा गया। इसे कार्बन कहा। ऑक्सीजन के लिए प्लेन सर्कल, वहीं फॉस्फोरस के लिए इस प्रकार से निशान बनाए गए। इस प्रकार से अलग अलग प्रतीकों से इनका हमने क्या दिया, अलग अलग प्रतीक सुझाए गए। फिर कुछ समय पश्चात क्या हुआ, सिप्रस आए। कुछ समय बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक वैज्ञानिक संस्था है, ये जब आई, इसका शॉर्ट फॉर्म है IUPAC। इस संस्था ने क्या करा कि सभी जो तत्व थे उनके नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति दी और उन्हें अलग तरीके से लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम को उन्होंने कैसा लिखा, कैपिटल A और इसका दूसरा अक्षर छोटा, इस प्रकार से लिखना शुरू करा। जैसे हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H यूज़ करा उन्होंने, कोबाल्ट के लिए कैपिटल C और स्मॉल o, मतलब पहला अक्षर कैपिटल में और दूसरा अक्षर शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू किया। इसमें उन्होंने क्या किया, कुछ के तो नाम कौन से यूज़ करें कि जो उनके सिंपल नाम थे, जैसे कॉपर का, ठीक है, या उनके इंग्लिश नाम यूज़ करने लगे इस तरीके से, या अलग अलग भाषाओं में नाम जो यूज़ होते हैं उस हिसाब से उन्हें नाम देना शुरू किए। तो इस प्रकार से प्रतीक चेंज हुए, लैटिन नाम भी यहाँ पर यूज़ करने लगे। अब हम देखते हैं परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान अगर हमें समझना है तो सिंपल सी बात है, क्या किया गया, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बाट नहीं है, हमारे पास एक कोई सी बाट नहीं है लेकिन एक तरबूज है, तो हमने उसके टुकड़े कर लिए। ठीक है, कितने टुकड़े कर लिए, 12 टुकड़े कर लिए। ठीक है, फिर हमने सोचा कि अगर हमारे पास तराजू तो है लेकिन हमारे पास बाट नहीं है, तो एक तरबूज की चीर रखेंगे, उसको किसके बराबर कर देंगे, हमको एप्पल बेचना है तो 2 एप्पल, मतलब एक तरबूज की चीर में कितने एप्पल आ रहे हैं, 2। तो इस प्रकार से जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने भी क्या करा कि उनके पास तत्वों का द्रव्यमान चेक करने के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, हमने देखा मीटर का भी बहुत छोटा भाग है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माना कि हम जो ऑक्सीजन है वो अनेक तत्वों में यूज़ होता है, उससे ही सभी यौगिक बनते हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा कि ऑक्सीजन का 1/16 भाग मान लिया कि ये क्या है, हमारी इकाई है। इसके हिसाब से ही जो भी परमाणु है उसका हम द्रव्यमान देख लेंगे ऑक्सीजन के हिसाब से। वहीं बहुत सारे जो ऐसे हैं वो किससे बने हैं, कार्बन से बने हैं। तो उससे भी उन्होंने किया कि अगर हम कार्बन का 1/12 भाग कर देंगे, मतलब एक कार्बन को 12 टुकड़ों में बांट देंगे, तो एक कार्बन का जो छोटा सा टुकड़ा है वो किसी भी तत्व के एक परमाणु के बराबर होगा। इस प्रकार से उन्होंने द्रव्यमान को नापने के लिए कुछ इकाई बनाने लगे। अगला आता है हमारा अणु। कौन सा पार्ट आता है, पार्ट आता है अणु वाला पार्ट। ठीक है, जब हम 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, अणु। ओके,
और ये आपस में किससे मिलकर बने होते हैं, उनके बीच में एक बंध होता है। ठीक है, मतलब कोई एक चीज़ है जो उन दोनों अणुओं को जोड़ के रखी है और उन्हें क्या बनाती है, परमाणु बनाती है। अब इस जो जोड़ के रखने वाला बल है इसे हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आकर्षण बल। ठीक है, तो दो परमाणु मिलके अणु बना रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल है जिसकी वजह से ये क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनते हैं। अब जो तत्वों के अणु हैं, अगर हम देखें कि अगर एक ही अणु है तो उसको क्या बोलते हैं, हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, एक परमाणु। अगर दो मिलके बनाएंगे तो बनाएंगे क्या, द्विपरमाणुक। ठीक है, एक परमाणु, द्विपरमाणु। ठीक है, अब अगला आता है हमारा, अगर चार मिलके बना रहे हैं तो चतुर्परमाणुक और चार से ज़्यादा हैं तो बहुपरमाणुक। ठीक है, एक परमाणु में हमारा आ जाएगा सोडियम, द्विपरमाणुक में आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब इसमें आते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं कि आयन क्या होता है। तो जो हमारे धातु या अधातु हैं, ठीक है, जब वो मिलकर कुछ यौगिक मिलकर आवेशित कण से बनते हैं, अब इन्हीं आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। इन पे या तो धन होता है या ऋण का चिन्ह होता है। ठीक है, अगर धन है तो क्या बनेंगे, धन आवेशित, और ऋण है तो क्या बनेंगे, ऋण आवेशित। ठीक है, जैसे अगर हम बोले सोडियम क्लोराइड में, तो सोडियम क्या होता है, धन आवेशित, और क्लोरीन क्या होता है, ऋण आवेशित, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे आयन हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब अगली चीज़ है कि रासायनिक सूत्र हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए जो हमारा यौगिक है उसका हमें क्या मालूम होना चाहिए, प्रतीक मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड ये बनाना है तो किस प्रकार से इसका सूत्र बनता है, तो पहले क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन की मात्रा है। ठीक है, तो हमें उसके सूत्र मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए H और क्लोरीन के लिए Cl पाया जाता है। अगली बारी में हम क्या करते हैं कि हमें उनकी संयोजकता मालूम होना चाहिए। संयोजकता मतलब हम किस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसी भी जो हमारा परमाणु है उसमें कितने हैंड्स हैं, उससे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ऑक्टोपस है तो उसके कितने हाथ हैं, 8, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 8। इंसान है, उसके पास कितने हाथ हैं, 2, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, मतलब एक इंसान किसी भी चीज़ कितनी चीज़ों को पकड़ सकता है, तो एक समय में सिर्फ 2 चीज़ों को पकड़ सकता है। वैसे ही हाइड्रोजन की होती है 1 और क्लोरीन की होती है 1। अब जब ये है, इनका क्या होता है, एक दूसरे से क्रॉस होता है, तो H की एक ही मात्रा है और Cl में भी एक ही है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HCl। इस प्रकार से हम यौगिकों के सूत्र का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक, अगला आता है हमारा आणविक द्रव्यमान। तो जो परमाणु का द्रव्यमान की अवधारणा है उसकी विवेचना हमने देखी थी। ठीक है, अब जो अणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसमें सभी परमाणुओं का संगठन जो है उसका योग किया जाता है, हर चीज़ को जोड़कर निकाला जाता है, और उसकी इकाई होती है म्यू, जिसको यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था हमारा तीसरा पार्ट जो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है।